गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इंडिया का पहली डॉक्ट्रिन निकाली है जो कि साइबर स्पेस ऑपरेशंस में जो है काम करेगी, और इसमें एक्नॉलेज किया गया है कि साइबर स्पेस जो है क्रूशियल और चैलेंजिंग डोमेन है मॉडर्न वॉरफेयर का। तो साइबर वॉरफेयर क्या होता है? वो एक्शंस जो हम साइबर स्पेस में लेते हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर्स लें या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स लें, जिनसे एक सीरियस थ्रेट हो सकता है नेशन की सिक्योरिटी को, या फिर वो एक थ्रेट के अगेंस्ट जो है अपनी नेशनल सिक्योरिटी में कंडक्ट किए जाते हैं। तो अनलाइक टेरिटोरियल लिमिट्स जो होती हैं वॉरफेयर में, साइबर स्पेस में कोई भी लिमिट नहीं है, एक ग्लोबल कॉमन है वो, और उसमें शेयर्ड सोवरेनिटी का कंसेप्ट चलता है। अगर कुछ हॉस्टाइल एक्शंस होते हैं साइबर स्पेस में, तो उससे नेशन की इकोनॉमी कोहेशन, सोशल कोहेशन जिसको हम कह सकते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग और डिफेंस, इन सब पर इफेक्ट आ सकता है। तो कई तरह के साइबर वॉरफेयर होते हैं, जैसे साइबर टेररिज्म, जिसमें कि डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि सोशल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल या सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। साइबर फ्रॉड में जो है मॉनेटरी या रिलेटेड गेन्स किए जाते हैं। और साइबर स्पाइंग में होता है कि आप इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हो। साइबर स्टॉकिंग या बुलिंग ये इंडिविजुअल लेवल पर होता है, बिजनेस या गवर्नमेंट इसको जो है वो नहीं करती है। तो इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया में वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेस जो हैं वहाँ से ये डिसरप्टिव हमको एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, बिजनेस पर हो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट पर हो। इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में सेकेंड मोस्ट टारगेटेड नेशन रहा है साइबर अटैक का। अब साइबर सिक्योरिटी में चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स है। थ्रेट्स जो हैं वो उन सर्वर्स से आ रहे हैं जो इंडिया से बाहर हैं। जो हम इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटी प्रोडक्ट्स, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। फिर साइबर सिक्योरिटी और राइट टू प्रिवेसी में बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज ही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सर्ट इन साइबर सुरक्षित भारत, स्वच्छता केंद्र, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, फिर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, I4C, ये सब जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये सब इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं ताकि साइबर स्पेस को सिक्योर रखा जा सके। अब फर्स्ट जॉइंट डॉक्ट्रिन का अगर हम बैकग्राउंड देखें, तो चाइना जो है वो ऑलरेडी कैपेबिलिटीज़ बना चुका है साइबर वॉरफेयर डोमेन में। इंडिया इस मामले में बहुत पीछे रह गया है। एक स्मॉल ट्राई सर्विस डिफेंस साइबर एजेंसी 2019 में बनी, तो बट अभी तक वो जो है फुल फ्लैज साइबर कमांड उसके पास नहीं आई है। जो ये डॉक्ट्रिन है वो उस समय पर हम लॉन्च कर रहे हैं जब आर्मी जो है अपने डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स ऑपरेशनलाइज कर रही है। ये डॉक्ट्रिन गाइड करेगी ट्राई सर्विसेज को कि वो कैसे प्लान और कंडक्ट कर सकते हैं साइबर स्पेस ऑपरेशंस को, और ये हमारे ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन को भी इम्पेटस देगा। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस देखें। मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस को समझना, फिर कमांडर, स्टाफ, प्रैक्टिशनर जो है उनको कंसेप्चुअल गाइडेंस देना, अवेयरनेस जनरेट करना इंडियन वॉर फाइटर्स में ऑल लेवल्स पर अबाउट साइबर वॉरफेयर, ये सब इसकी डॉक्ट्रिन की इम्पोर्टेंस रहेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायोफ्यूल्स। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के जो है असम और उड़ीसा में से कुछ साइंटिस्ट, चाइना और यूके के साइंटिस्ट ने मिलकर एक वाटर रिपेलेंट कैटलिस्ट बनाया है जो कि हमारे बायोडीज़ल को बनाने की जो कॉस्ट है उसको कम कर सकता है। बायोडीज़ल एक टाइप ऑफ बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप बायोमास से बना लेते हो। अदरवाइज़ तो आपको पता है ना कि बहुत टाइम लग जाता है, स्लो नेचुरल प्रोसेस होता है फॉसिल फ्यूल को बनाने का। तो बायोफ्यूल जो है वो लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स के लिए वर्ड रिजर्व किया हुआ है हमने। और इसमें बायोफ्यूल कंजम्पशन मोस्टली हम इंडिया में तो खासकर ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल में, डीजल में, हीटिंग ऑयल में, कैरोसिन टाइप फ्यूल, जेट फ्यूल में। तो अब जनरेशन्स ऑफ बायोफ्यूल अगर हम देखें, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स में कंज्यूमेबल फूड आइटम्स से जो है बायोफ्यूल बनते हैं, जैसे स्टार्च, शुगर, बायो अल्कोहल्स, वेजिटेबल ऑयल। सेकेंड जनरेशन जो होते हैं वो नॉन फूड फीड स्टॉक से बनते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट, यूज्ड वेजिटेबल ऑयल्स। थर्ड जनरेशन जो है वो एल्गी के से डिराइव किए जाते हैं। और फोर्थ जनरेशन जो है ये जो है थोड़े एडवांस्ड होते हैं,
नॉन एरेबल लैंड का यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफ्यूल्स, फोटोबायोलॉजिकल सोलर फ्यूल्स, इनके थ्रू जो है ये बायोफ्यूल्स बनाए जाते हैं। बेसिकली इनमें क्या होता है कि कार्बन और जो है वाटर का कुछ मिक्सचर करके बायोफ्यूल्स को बनाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो इंडिया की बायोफ्यूल पॉलिसी अगर हम देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021-22 में जो है अपनी बायोफ्यूल पॉलिसी जो 2018 की थी उसको अमेंड करके कहा कि हमारा ब्लेंडिंग रेट का टारगेट 20% एथेनॉल का है, 5% बायोडीजल का है 2025 तक। और इन पॉलिसीज़ की ही वजह से ही जो गैसोलीन जिसको पेट्रोल कहते हैं उसकी प्रोडक्शन में जो है बायो एथेनॉल का जो है वो रोल लगभग 12% के आसपास पहुंच चुका है। शुगर केन जो सबसे ज़्यादा जो है एथेनॉल प्रोडक्शन में रोल निभा रहा है। तो जो ये कोलैबोरेटिव टीम ऑफ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक वाटर रिपेलेंट कैटलिस्ट बनाया है जिसका नाम है स्फेरिकल सुपर हाइड्रोफोबिक एक्टिवेटेड कार्बन कैटलिस्ट। ये जो है वाटर बायो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं बायोडीज़ल की प्रोडक्शन में उसको विदस्टैंड कर सकेगा, जिसकी वजह से जो है हमारी बायोडीज़ल की प्रोडक्शन जो है कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लोक अदालत। टॉपिक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो एक स्पेशल लोक अदालत जो है ऑर्गेनाइज करेगी सूटेबल पेंडिंग केसेस की सेटलमेंट के लिए। तो लोक अदालत क्या है? वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है इंडिया में। एक ऐसा फोरम होता है ये जिसमें डिस्प्यूट या केसेस जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है या प्री लिटिगेशन स्टेज पर हैं उनको सेटल या कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है एमिकेबली। ठीक है, लोक अदालत को एक स्टेचुटरी स्टेटस भी मिला हुआ है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंडर। लोक अदालत जो है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल्स पर ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। और हर लोक अदालत जो है उसमें सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स और अदर पर्सन जो है वो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक जुडिशियल ऑफिसर होते हैं चेयरपर्सन, फिर लॉयर, सोशल वर्कर इसके मेंबर्स होते हैं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के अंदर लोक अदालत जो है वो अवार्ड या डिसीजन दे सकता है और उसकी जो है वैलिडिटी बिल्कुल एक डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट की तरह होगी, जो कि फाइनल और बाइंडिंग होएगी। तो अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है लोक अदालत की जो है अवार्ड से, तो उनके पास कोई प्रोविज़न नहीं होता कि वो इसके अगेंस्ट अपील कर सकें। येस, ऑफ कोर्स, अगर प्री लिटिगेशन स्टेज है तो फिर ऑफ कोर्स वो कोई केस फाइल कर सकते हैं आगे और फिर वो बिल्कुल केस जो है वो जुडिशल मैकेनिज़्म पर चलेगा। कोई कोर्ट की फ़ी नहीं होती है। और इसमें कौन से मैटर्स डिस्कस किए जा सकते हैं? सिविल डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल केसेस और फैमिली मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डबल सन हेलो। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रेयर सेलेस्टियल फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया है डबल सन हेलो नाम से, जो कि लद्दाख में ऑब्जर्व किया गया है। तो ये एक रेयर ऑप्टिकल फिनोमिना होता है जिसमें टू कंसेंट्रिक रिंग्स जो है वो सन के अराउंड हमको देखने को मिलते हैं। ये कब होता है? जब आइस क्रिस्टल्स जो आपके सेरस क्लाउड्स के आसपास होते हैं वो सनलाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, उससे ये बनता है। तो इसमें होता क्या है कि पहला इनर हेलो जो है वो 22 डिग्री के रेडियस पर सन के जो है बन रहा होता है, और जो आउटर हेलो है वो 46 डिग्रीज जो है सन के सेंटर के रेडियस से बन रहा होता है। ठीक है, ये प्रिसाइज अलाइनमेंट जो आइस क्रिस्टल्स की बहुत ही रेयर होती है, तो इसीलिए जो ये डबल सन हेलो जो है बहुत ही अनकॉमन साइट रहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ ऑफिशियल्स जो जापान में है वो हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि लगभग 1000 केसेस देखे जा चुके हैं डेडली इन्फेक्शन के, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के। तो स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक रेयर बट सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होती है। और ये कब होती है? जब बैक्टीरिया डीप टिश्यूज़ में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और टॉक्सिन्स रिलीज़ करने लगता है, जिससे कि बॉडी का डेंजरस रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो फीवर, चिल, मसल एक होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, थ्रोट में इन्फेक्शन होना चिल्ड्रन में खासकर, ये सब कॉमन है इस इन्फेक्शन में। और ये बहुत ही वर्स भी हो सकता है, टिश्यू डेथ हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इवन ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है और कई लोगों में तो डेथ भी हो जाती है, खासकर जो लोग 50 से एज से ऊपर हैं। तो ये बहुत ही कंटेजियस रहता है। ये बैक्टीरिया जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। और ग्रुप ए स्ट्रेप बैक्टीरिया जो है वो फूड के थ्रू भी फैल जाता है। ठीक है, तो इसको गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस के थ्रू ही जो है वो रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कैंपस राजगीर में
जो है वो इनाग्रेट किया है। नालंदा का मतलब, नालंदा जो है बेसिकली मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इसको कुमारगुप्त जो है, गुप्त डायनेस्टी बिहार बिहार में 5th सेंचुरी में उन्होंने उस टाइम पर फाउंड किया था। ड्यूरिंग एरा ऑफ हर्षवर्धन और पाला मोनाक्स ये बहुत ही पॉपुलर हो गई थी, और ये एक मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट थी। यहाँ पर जितनी भी मेजर फिलोसफीज़ ऑफ बुद्धिज़्म है वो टीच की जाती थी। स्टूडेंट्स फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज़ जैसे कि चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया से यहाँ पर पढ़ने आते थे। स्टूडेंट्स को एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता था, और उनको डेली मेडिटेशन और स्टडी सेशंस में पार्टिसिपेट करना होता था। सब्जेक्ट्स जैसे कि मेडिसिन, आयुर्वेदा, रिलीजन, बुद्धिज़्म, मैथमेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, इंडियन फ़िलासफ़ी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। और जो बख्तियार खिलजी थे उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था 12th सेंचुरी में, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिटुमिन। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो बिटुमिन करने का प्लान कर रहा है बायोमास और एग्रीकल्चरल वेस्ट से, जिससे कि हम इंपोर्ट्स को अपने कम कर सकते हैं बिटुमिन के। तो बिटुमिन क्या है? एक डेंस हाईली विस्कस पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन है, जो कि ऑयल सैंड्स या पिच लेक्स के डिपॉजिट्स में पाया जाता है, और इसको डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल के रेजिड्यू से भी जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो इसमें हाई कंटेंट ऑफ मेटल्स रहता है जैसे कि निकल या वेनेडियम, और नॉन मेटालिक ऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो ये कॉमनली यूज्ड होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रोड्स बनाने में, हाईवेज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। वाटर प्रूफ बोट्स और अदर मरीन वेसल्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बायो बिटुमिन क्या है? बायो बिटुमिन एक पेट्रोलियम फ्री ऑल्टरनेटिव है बिटुमिन बनाने का। ठीक है, तो इंडिया उसके ऊपर फोकस कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने 30,000 विमेन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के विमेन को, जो इनको हम कृषि सखी कह रहे हैं, उनको जो है वो सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं अंडर कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम जो है वो रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोग्राम है, रूरल वेमेन को एम्पावर करने का प्रोग्राम है एज कृषि सखी। और इस सर्टिफिकेशन के थ्रू जो है लखपति दीदी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को भी अलाइन किया जा रहा है। तो कृषि सखीज़ की ट्रेनिंग की गई है एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में, फार्मर फील्ड स्कूल्स बनाने में, सीड बैंक, सॉइल हेल्थ कंजर्वेशन में, फार्मिंग सिस्टम्स इंटीग्रेट करने में, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में, और इनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दी जा रही है नेचुरल फार्मिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर। ठीक है, तो लगभग 12 स्टेट्स में फेज़ 1 में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑलरेडी लॉन्च किया गया है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India's first doctrine for cyberspace operations. This topic is important for your security section. So the Chief of Defence Staff has released the first joint doctrine of India for cyberspace operations, and this doctrine is acknowledging that cyberspace has emerged as a crucial and challenging domain in modern warfare. So, what is cyber warfare? Cyber warfare are actions which are taken in cyberspace by state or non state actors which uh, either constitute a serious threat to nation's security, or they are conducted in response to a perceived threat against against the nation's security. So cyberspace, we all know that it does not have any territorial limit. It is a global common, and that's why it has shared sovereignty. So hostile actions in cyberspace can impact a nation's economy, cohesion, political decision making, and ability to defend itself. So there are types of cyber warfare like the cyber terrorism, in which the premeditated use of disruptive activities with the intention to cause harm of social, ideological, religious, political, or similar objectives is intended. Okay, so cyber fraud is the type of attack in which the perpetrators aim to get monetary or related gains
And then there is cyber spying, in which the cyber attacks are aimed to gain information for the perpetrators. There is cyber stalking or bullying also, in which the individuals intimidate others rather than the businesses or government doing so. Okay. So, how vulnerable India is to cyber attacks? So, cybersecurity threats emanate from a wide variety of sources, and they manifest themselves in disruptive activities which target individuals, businesses, national infrastructure, and governments alike. This India is the second most targeted nation in Asia Pacific region after Taiwan. There are several security challenges like lack of adequate human resource, threats emerging from servers which are situated outside India. We have been importing electronics or IT products from other countries. There is problem from cloud computing, big data, Internet of Things also. So we also need to balance between cybersecurity and right to privacy. Okay. So government of India has already taken steps like CERT in Cyber Surakshat Bharat, Cyber Swachhata Kendra, National Cyber Security Policy, National Critical Information Infrastructure Protection Center, and I4C. Okay, so China has already built major capabilities in the cyber warfare domain. India has been lagging behind far in this arena, and we have already established on only a small trial service defense cyber agency in 2019, and it is insufficient as compared to what the armed forces wanted. So this doctrine is coming at a time when army is operationalizing its dedicated specialized units in this operations of cyberspace domain. So doctrine will guide tri services in planning and conducting cyberspace operations, and this will also give impetus to the ongoing process of integration which is being pursued by army, Indian Air Force and Navy. So, what is the significance of this doctrine? It will lay emphasis on the understanding of military aspects of cyberspace operations, and it will provide conceptual guidance to commanders, staff, and practitioners in the planning, conduct of operations in cyberspace. And it will, apart from that, it will also raise awareness in the war fighting capabilities of India at all levels. Okay. So the next topic is biofuels. This topic is important for your environment section. So a team of scientists from Assam and Odisha in India and from China and UK, they have developed a water repellent catalyst that can cut the cost of producing biodiesel substantially. So biodiesel is a form of biofuel. So these biofuels are those which are produced over a short span of time from biomass rather than by the very slow natural process involved in the formation of fossil fuels. So word biofuel is generally used for liquid or gaseous fuel. Okay. And most of the biofuel consumption occurs as a blend with refined petroleum products like we are doing in India. Okay. So there are four generations of biofuels. The first generation ones are produced from consumable food items like starch, sugar, vegetable oils. Then second generation comes from non-food sources like for agricultural waste or vegetable oil waste. The third generation one comes from algal fuels. The fourth generations one come from non-arable land like electrofuels and photobiological solar fuel sources also. Okay, so basically in this fourth generation biofuels, uh, carbon dioxide and water is used to make a liquid biofuel. Okay, so India also has a biofuel policy in which we had set the target of country-wide blending of 20% ethanol and 5% biodiesel by 2025, out of which sugarcane is providing the most ethanol production. So this recent catalyst that has been found uh, is called the spherical superhydrophobic activated carbon catalyst, and it is designed to withstand water byproducts which are generated during biodiesel production, and this can help in mimicking the natural water repelling properties of surfaces like lotus leaves, and this could reduce the cost of biodiesel production. Okay. So the next topic is Lok Adalat. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has decided to organize a special Lok Adalat to facilitate amicable settlements of suitable pending cases. So Lok Adalat is one of the alternative dispute settlement mechanisms in India, and it is a forum where disputes or cases which are pending in the court of law or if they are at pre-litigation stage, they are settled and compromised amicably. So the Lok Adalat has been given the statutory status under the Legal Services Authority Act 1987, and Lok Adalat can be organized at the district, state, and national levels.
Every Lok Adalat organized for an area shall consist of such number of serving or retired judicial officers and other persons of the area as may be specified by the agency organizing it. So generally, a Lok Adalat consists of a judicial officer as the chairman and a lawyer and a social worker as members. Under the Legal Services Authorities Act, Lok Adalat can make awards or decisions which are deemed to be a decree of a civil court and they are final and binding. If the parties are not satisfied with the award of the Lok Adalat, there is no provision for any appeal against such an award. Of course, they can anytime go to the court and pursue the litigation stage. There is no court fee payable with when a matter is being filed with Lok Adalat, and Lok Adalats can decide on cases like the civil disputes, criminal cases, like the compoundable offences and the family matters also. Okay. So the next topic is double sun halo. This topic is important for your science and tech section. So recently a rare celestial phenomena was observed in the skies of Ladakh known as double sun halo. So this is a rare optical phenomena in which two concentric rings appear around the sun. This occurs when sunlight is refracted through ice crystals suspended in cirrus clouds. So two halos are visible and this precise alignment is very rare, and an inner halo with a radius of approximately 22 degree appears and the outer halo with a radius of around 46 degree appears from the sun's center. Okay. So the next topic is streptococcal toxic shock syndrome. This topic is important for your social issues. So recently officials in Japan are on high alert after close to 1000 cases of a deadly infection were reported across the country, and this disease is known as streptococcal toxic shock syndrome, which is a rare but severe bacterial infection caused by group A streptococcus bacteria. So it occurs when these bacteria enter in deep tissues and bloodstream, releasing toxins which cause a rapid and dangerous response in the body. It starts with initial symptoms like fevers, chills, muscle ache, nausea, and vomiting. And group A streptococcus usually causes strep throat in children, and it can quickly worsen to tissue death, breathing problems, organ failure, and sometimes even death, especially in people over 50 years of age. It can be quite contagious and it can get spread through bacteria, through respiratory droplets or direct contact. So, group A strep bacteria can also spread through food. So, of course, practicing good hygiene is the way to prevent this disease. Okay. So the next topic is Nalanda University. This topic is important for your art and culture section. PM Modi has recently inaugurated the new Nalanda University campus near Rajgir's ancient university ruins. Nalanda is the most ancient university of the Indian subcontinent. It was founded by Kumar Gupta of the Gupta dynasty in Bihar in the early 5th century. During the era of Harshvardhan and Pala monarchs, it rose to popularity. Nalanda was a monastic establishment. It used to teach all the major philosophies of Buddhism. It had students from far-flung areas like China, Korea, Japan, Tibet, Mongolia, Sri Lanka, and Southeast Asia. The students of Nalanda were expected to follow a strict code of conduct, and they were also required to participate in daily meditation and study sessions. So subjects like medicine, ancient medical system of Ayurveda, religion, Buddhism, mathematics, grammar, astronomy, and Indian philosophy were taught there. So this Nalanda University was destroyed by Bakhtiar Khilji, who was the general of Qutbuddin Aibak, and Nalanda remains a UNESCO World Heritage Site. Okay. So the next topic is bitumen. This topic is important for your environment section. So India is looking to start large-scale production of biobitumen from biomass or agricultural waste, so that we can reduce imports of material which is used for asphalting of roads. Bitumen is a dense, highly viscous petroleum-based hydrocarbon which is found in deposits like oil sands and pitch lakes, and it is also obtained from the residue of the distillation of crude oil. Bitumen has high content of metals like nickel and vanadium, and it also has non-metallic or inorganic elements like nitrogen, oxygen, and sulfur. It is known for its waterproofing and adhesive properties, and it is commonly that's why used for construction industry, for especially for roads and highways. It is most commonly used to waterproof boats and other marine vessels also. So then, what is biobitumen? It is a petroleum-free alternative to bitumen or asphalt.
So the next topic is Krishi Sakhi Convergence Program. This topic is important for your governance section. So Prime Minister Modi has granted certificates to over 30,000 women from self-help groups as Krishi Sakhis under the Krishi Sakhi Convergence Program. So Krishi Sakhi Convergence Program aims to transform rural India through the empowerment of rural women as Krishi Sakhi. This certification course aligns with the objectives of Lakpati Didi program also. These Sakhis have already been trained on various extension services like agroecological practices, organizing farmer field schools, seed banks, soil health and conservation, integration of farming systems, livestock management, bio inputs, communication skills. Have already undergone refresher training with a special focus on uh, natural farming and soil health card also. So this Krishi Sthaki training program has been rolled out in 12 states in phase 1. Okay, and the next phase would follow certain more states. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.